सर। यस मैम। करें स्टार्ट। हेलो। यस सर। स्टार्ट करें। हाँ सर। हम्म, आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए पहले। सर मेरा जनरल एक है। मैंने एग्जाम मतलब पेपर में देखा था पैटर्न क्लासिफिकेशन। मैंने ग्रुप पर भी डाला था। वो पेपर 1 में आया था एक, उसमें मैच द फॉलोइंग है ना। हाँ हाँ। तो वो कहाँ क्या होता है? मतलब आईपीसी एक पता है एंड सीपीसी पता है, और कुछ है उसके साथ? मैम एक कुछ क्या है, जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, उन्होंने अपना भी एक क्लासिफिकेशन बनाया है। हाँ तो एक होता है सीपीसी और एक होता है आईपीसी। एक उन हाँ। कंट्रीज का अपना एक रीजनल भी होता है। तो ओके। यही है बस। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था वो। क्वेश्चन पेपर खोल लेता हूँ। 25 में आया था, उसमें आया था 24 में। आई थिंक 25 में था। पता नहीं। चौबीस में होगा। ये है ना। सर। हाँ। उसको भी था ये। मैच का और एक फॉलोइंग था। में था ये। हाँ और एक था सर। हाँ सर, ये भी कहाँ से समझेगा? ये जो है क्वेश्चन अभी दिख रहा है, ये 41। हाँ अभी करवाएंगे मैम, अभी अभी रुक जाओ। ये भी पढ़ेंगे अभी। कुछ हाँ नहीं है, हाँ बस ठीक। उनकी डेफिनेशन पढ़नी है। नीपम जो होता है वो मार्केटिंग करता है। सीपम जो है हम्म ये मैनेजमेंट करता है। टीआईएससी जो है ये स्पेशल सेटअप्स होते हैं। टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सपोर्ट सेक्टर्स। हम्म। आईपी सारथी जो है ये हम लोग हैं, जो तो प्रोफेशनल ये जो बॉडीज हायर आईपी। एजुकेशन वगैरह है वो है ना आईपी सारथी? नीपम के लिए है। ओके। हाँ, और अवेयरनेस नीपम है अवेयरनेस प्रोग्राम। हम्म। और टीआईएससी जो है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड आईपी असिस्टेंट है। और ओके। जो वैसे तो टीआईएससी वाइपो भी अभी आता है। आईपी सारथी है प्रोफेशनल बॉडी, और कपिला है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड। ये है 5A और 5B। इसको डिटेल में देखेंगे। ये कपिला जो है ना, ये कलाम सर है ना, जो अब्दुल कलाम जी, उनके नाम हम्म। पर है ये कपिला। ओके। बट ये सीपम कहाँ का पे है। मेंशन है ये सारे इंस्टीट्यूट और उसका अभी नाम जो? करेंगे करेंगे अभी करेंगे, पहले सिलेबस कंप्लीट हो हाँ। जाए, फिर ये जो पेरिफेरल इंफॉर्मेशन है सब करेंगे कंप्लीट। हम्म। अच्छा हाँ। एंड सर वो आईएसए के ऑफिस भी एक बार आप कंफर्म करने बताने वाले थे कि 7 जो नहीं वो है। बता दिए ना। बता दिए तो मेरा मिस हो गया होगा। आप मैनुअल में जाइएगा, हम्म। वहां आपको मिल जाएगी लिस्ट। ठीक है। मैं दिखा भी दूंगा। ठीक। 2024 का है ये क्वेश्चन। देखिए हम्म आईपीसी है इंटरनेशनल पेटेंट कॉलेज क्लासिफिकेशन, कोऑपरेटिव पेटेंट क्लासिफिकेशन और यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन। 1 2 एंड हम्म। 4 आंसर क्या है इसका?
1 to 4। 1 to 4 ही है ना। हम्म। फाइल इंडेक्स और फाइल फॉर्मेट टर्म कुछ नहीं होता नहीं। है। सीपीसी जो था ना वो पहले था, पीसीपी से पहले। हाँ। उसी को अपडेट किया गया आईपीसी। और ओके। यूरोपियन जो ऑफिस जो कंबाइनली काम करते हैं उन्होंने अपना भी एक क्लासिफिकेशन बनाया हुआ, यूरोपियन क्लासिफिकेशन। लगभग वो में एक जैसे ही होते हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हाँ हाँ। हाँ। क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है, बस क्लासिफिकेशन किस तरह है ये देख सकते हैं हम। हाँ, जैसे डिटेल में सर। तो बस वो लिस्ट, मतलब थोड़ा बहुत नाम वगैरह भी कुछ पूछते हैं ना, इसलिए। वही वही। अभी ये सीपम नीपम अभी पढ़ेंगे। सीपम होता है सेल्फ फॉर प्रमोशन ऑफ, नहीं, सेल्फ फॉर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। हाँ, सेल्फ फॉर इनोवेशन प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट, कुछ ऐसे होता है। और अच्छा। नीपम है नेशनल इनोवेशन प्रोग्राम एंड अवेयरनेस मिशन। इनोवेशन। टीआईएससी होता है टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेटिव सपोर्ट सेंटर्स। ये सब लिखा हुआ है, हर साल पढ़ते हैं, लास्ट में पढ़ेंगे लेकिन ये एक दिन का काम है, सारा एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। इंफॉर्मेशन टू 2024। कौन सा क्वेश्चन था ये? 28। राइट कौन सा है? सी। सी का 28, डी ऑल ऑफ द above। फाइलिंग सिस्टम क्या होता है? इंडेक्स कुछ था ना सर वो। फाइल फाइल इंडेक्स। इंडेक्स एंड फाइल फॉर्मेटिंग टर्म। हेलो। वही ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ जी सर। मैं कर रहा हूँ। सर ये जापान का है आई गेस, फाइल इंडेक्स। देखना पड़ेगा मैम, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, मुझे भी देखना पड़ेगा। फाइल इंडेक्स एंड फाइल फॉर्मिंग टर्म। मैं देखूंगा इसको, ये कहाँ का है, कैसा है, इसके बारे में जान के मैं आपको बताऊंगा। मुझे, मैंने अब एक खोला है ना, तो जापान का दिखा रहा है। आईपीसी जैसा ही होता है। देख लेते हैं। सर। हेलो। यस सर। हाँ जी रजत सर। मेरा सर 66 तक हो गया था शायद। जस्ट सेकेंड में अच्छा मैम कुछ क्वेश्चंस डाउट लेके आए हैं। अच्छा जी। ग्रैनुलर जैपनीज पेटेंट क्लासिफिकेशन में क्लासिक जापान का है ये। एफ डॉट। ये सारी आती हैं सर, इसमें आंसर यही है मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, बट वो क्या है वो देख रहे थे। जी। मतलब आईपीसी और सीपीसी पता था, बाकी के ये पता नहीं था क्या है। मुझे तो मैम सीपीसी भी नहीं पता ये होते क्या है, हमें तो आईपीसी ही पता है। सर अब अच्छा। आईपीसी चल रहा है। सीपीसी सीपीसी। यूरोप और का था, ऐसे बोल रहे थे। क्या होता है मैम? ईपीओ एंड यूएसपीटीओ में वो फॉलो होता है सीपीसी। हम्म। अपने मेरे ख्याल से कौन सा चलता है, सीपीसी चलता है क्या? आईपीसी। आईपीसी आईपीसी। वाले। आईपीसी चलता है। अरे जितने टाइप के हैं ना मैम ये क्लासिफिकेशन, इसकी लिस्ट बना के मैं देता हूँ आपको। हम्म। क्लासिफिकेशन कैसे। और क्वेश्चंस? आंसर वो आईएसए का मैं देखती हूँ मैनुअल में। आईएसए। मैनुअल में सामने खोल सकता हूँ, बट एक बार अपन एक काम करते हैं वो कर लेते हैं। मैनुअल में दिखा देता हूँ, लाइव खोलता हूँ।
ओके, ऑस्ट्रिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये क्या है? द स्टेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, चाइना, ओके, चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना। स्वीडिश। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7। हाँ ठीक है सर, हो गया। बाकी मैं आपको क्लासिफिकेशन जो है वो करके बताता हूँ कौन कौन से किस। अब ऐसा क्या मैम, ये जो टॉपिक्स है ना इनकी कोई लिमिट नहीं है एक तो। हम्म। और क्वेश्चन आना एक मुश्किल से, तो इसलिए आप घबराओ मत। ऐसे नहीं तो नहीं, जस्ट अगर पता होगा तो जस्ट एक हाँ बार हाँ, ही जो टॉपिक्स हाँ हमारे सामने आ चुके हैं ना वो हाँ, तो हम कवर करेंगे ही करेंगे। ओके। बट इन चीजों से आप ये मत घबराइएगा कि हमने इतना ये सब नहीं पढ़ा है। हाँ है हाँ ना? सर, वो तो अगर सब आएगा भी नहीं तो होगा। एक दो तीन क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, इन सब चीजों से 2 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा। उससे घबराना नहीं है। अब ये टॉपिक हमारे सामने अगर कोई आ गया वो तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ओके सर। बट इससे ये नहीं आना चाहिए माइंड में कि सर ये सब तो हमने पढ़ा ही नहीं है। है ना? पढ़ने के लिए तो अथाह समंदर खाली पड़ा है। चलिए। ये तो कहते एनी हैं वन। वाइपो भी पढ़ दो सारा। हाँ 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 हाँ। वो खैर वो खुद नहीं पढ़े हुए भी कोई। भाई को हम्म, कौन क्या पढ़ लेगा उसको। अभी तक सर जो रूल सेक्शंस आए हैं 124A और 124B, जी। वो ऐड नहीं हुए। उनके रूल्स नहीं आए अभी तक बन के। हम्म। ड्राफ्टेड रूल्स हैं वो। और वो बाद में दोबारा से अमेंड भी हो चुके हैं। वो अभी तक उनका फाइनलाइज नहीं हुआ है रूल्स का। अभी तक तो क्वेश्चन पेपर भी आया होगा ना, निकाला होगा। कौन सा? अपना एग्जाम का क्वेश्चन पेपर निकाला होगा ना अभी। 1 महीना ही बाकी है तो। मैं सच बताऊं आपको, मुझे नहीं लगता अभी तक क्वेश्चन पेपर बना भी होगा। 1 महीना पहले नहीं बनेगा? उसका रीजन मैं बता रहा हूँ क्यों। लास्ट ईयर 30 नवंबर को, 24 नवंबर को रियाद डिजाइन ट्रीटी साइन हुई थी। हम्म। 24 नवंबर को साइन हुई है वो। और वो पेपर में आई हुई थी 5 जनवरी को। अरे बाप। 1 महीना पहले जो ट्रीटी हुई है, ठीक तो है सर वो उसका। प्रपोजल प्रपोज में उसका रही होगी इसलिए। अरे ट्रीटी है मैम, ट्रीटी दुबई की ट्रीटी है वो। 24 नवंबर को लास्ट ईयर हुई थी और 5 जनवरी को पेपर में थी वो। तो आप मतलब। सोच रहे कि अगर इससे पहले पेपर बन गया होता तो वो पेपर में होती। हम्म। 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 हम्म, सोचने वाली बात। यानी आप क्या कहना क्या चाह रहे हो सर भी नवंबर वाली चीज जनवरी के पेपर में आ गई तो रिसेंटली जो चीजें हो रही हैं वो आएंगी या आएंगी आ हाँ। सकती हैं। वो मतलब नहीं है मेरा। जी। अभी सर पेपर नहीं निकला होगा ऐसे। हाँ, पेपर नहीं बना होगा अभी तक। हम्म। हाँ हाँ, वो तो खैर है ही। ना तो तो ये उसी चीज है। समय सर अगर देखो ऐसी, सर पहली बात तो क्या है, ये सब चीजों का आप ट्रैक रख नहीं पाओगे। हम्म। है ना? और हम्म। एक एक क्वेश्चन था सर उसका, पेपर 2 में जी। ट्रीटी के बारे में लिखना था। हम्म। 2 नंबर का था वो। बिल्कुल सही है। अब वो 2 नंबर के लिए इतना माथापच्ची, इससे अच्छा भाई डायरेक्ट पढ़ लो ना अच्छे से। मैं वही नाइन्टी तो बता रहा परसेंट हूँ, मैंने सर 92 मार्क्स का पेपर किया था। उसमें ये 8 नंबर वो थे जो मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था इसके बारे में। हम्म। वही तो छोड़ा था मैंने। इसके इन 8 नंबर के चक्कर में बाकी 92 पे फोकस नहीं किया तो हम बेवकूफ कहलाएंगे। जी जी। हम्म। तो वो बात है सर। चलिए। हम्म, कहाँ तक हो गया था सर अपना? 66 तक सर। 66 तक हो गया था। हाँ, 67। रजिस्टर ऑफ पेटेंट्स एंड पार्टिकुलर्स। जी। रजिस्टर ऑफ पेटेंट, बस 100 रुपया।
हाँ, उसमें सारे वो आती है पर्टिकुलर्स, नेम, एड्रेस, हम्म, एड्रेस हम्म, फॉर सर्विस, हम्म, कितनी हमने फीस दे रखी है, रेन्युअल फीस कितनी दे रखी है, फॉर्म 27 कब फाइल किया है, बिल्कुल। हर और इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिलेगी। एप्लीकेंट के बारे में नाम आ जाएगा ना, हर एक तरह की, अगर किसी को असाइन कर रखा है, मॉर्गेज कर रखा है, लाइसेंस दे रखा है, बस बस। ये सारी चीजें। कुछ और भी आता है सर? नहीं नहीं, पेटेंट से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है सब वहां पे आएगी। और ये रजिस्टर को इंस्पेक्ट इसमें तो नहीं आएगा? नहीं। वो तो हो चुका है। हम्म, 72 आएगा अभी। जी। 72 में जल्दी से जल्दी कर। और तो कुछ नहीं 67 में? एक चीज है, अगर आप लिखना चाहो, हालांकि वो रूल से आती है बट इम्पोर्टेंट है। जी जी। रजिस्टर में नेम एड्रेस को ऑल्टर करने के लिए अप्लाई करना पड़ता है फॉर्म 30, फीस 800। एक मिनट सर। रजिस्टर नेम एंड एड्रेस alteration can be done using form 30, fees rupees 800। ठीक है सर। तो सिर्फ नेम एंड एड्रेस ही होगा उससे ना? एक मिनट। नहीं नहीं, एप्लीकेशन फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ पेटेंट और रजिस्टर ऑफ पेटेंट अंडर पेटेंट एजेंट अंडर रूल 94। एक मिनट। एन एप्लीकेशन फॉर ऑल्ट्रेशन 320 रुपये लगेंगे सर इसके, सॉरी। 800 रुपये लगेंगे एडिशनल एड्रेस ऑफ सर्विस के। हम्म। इसके साथ 320 रुपये लगेंगे, 800 ऑल्ट्रेशन के। एडिशन के लगेंगे 800 रुपये, अगर एडिशनल एड्रेस फॉर सर्विस ऐड करना है। जी सर। चाहे वो रजिस्टर पेटेंट का हो, चाहे वो रजिस्टर पेटेंट एजेंट्स का हो। हम्म। यानी अल्टरेशन ऑफ एंट्री हम्म। इन द रजिस्टर ऑफ पेटेंट एजेंट। और रजिस्टर ऑफ पेटेंट्स। ओके, दोनों ही सूरत हाल में 320 रुपये लगेंगे। 320 रुपये लगेंगे। यानी कि अल्टरेशन ऑफ एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ पेटेंट एजेंट तो मेरे ख्याल से सेक्शन 126 के हिसाब से होगा। 125। 125 के। ओके। पेटेंट एजेंट, यहां पर है रजिस्टर ऑफ पेटेंट्स। हम्म। दोनों अलग है, रजिस्टर ऑफ पेटेंट्स एंड रजिस्टर ऑफ पेटेंट एजेंट्स। ठीक है सर, इसमें वही हो गया ना, 320 रुपये अंडर रूल 94 और 118, हाँ। यही बता रहे हैं ना आप? हाँ जी। 94 रूल जो है वो रहेगा उसके लिए, नेम एड्रेस ऑल्ट्रेशन के लिए। इन पेटेंट्स रजिस्टर। इन पेटेंट रजिस्टर। और जो वो रहेगा 118 रूल जो है वो पेटेंट एजेंट के रजिस्टर। हम्म। ठीक है जी। जी सर। 68। ये था असाइनमेंट सेक्टर नॉट टू बी वैलिड अनलेस इन राइटिंग एंड ड्यूली एग्जीक्यूटेड। तो जो भी असाइनमेंट है वो इन राइटिंग ही एक्सेप्ट की जाएगी, और उसको अगर हमने असाइनमेंट को एंटर करवाना है तो फॉर्म 16 लगेगा, जिसकी की फीस 1600 है। हम्म। यही है सर? बस, बिल्कुल। बट ये 68 के अंडर आएगा या 69 के अंडर आएगा? 68। सर अ, फॉर्म 69 के अंदर है ना? हाँ, फॉर्म 16 तो 69 के अंडर है। हाँ, हम्म। 69 सर। तो 68 में तो कोई फॉर्म नहीं आएगा? नहीं, उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि जो भी आप एग्रीमेंट करेंगे इट शुड बी इन राइटिंग एंड ड्यूली एग्जीक्यूटेड एज पर द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट। सही है सर।
69 आ गया सर। बिल्कुल। 69 में बस इतना है सर कि कोई भी असाइनमेंट, ट्रांसमिशन, मॉर्गेज एग्रीमेंट कुछ भी हो, उसको रजिस्टर करना है फॉर्म 16 से। जी सर, वही आ गया ना, फी फॉर्म सिक्सटीन 60। हंड्रेड 1600, ठीक है। ये हमें जो असाइनमेंट है या कोई मॉर्टगेज है या लाइसेंस है, लाइसेंस भी इसी में रजिस्टर होगा ना? बिल्कुल सर। तो ये कुछ अगर इसमें हम कितने पीरियड में कर सकते हैं? कोई पीरियड तो नहीं है इसमें? सर यहाँ पे कहीं पर भी पीरियड नहीं लिखा है, बाकी होना तो चाहिए 6 महीने का समय, होना तो चाहिए, बट है नहीं, तो इसलिए हम कुछ भी टाइमलाइन लेंगे नहीं वहाँ पे। हम्म। पर इसका ठीक। एक्सटेंशन भी है ना कुछ 6 मंथ्स का? नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है मैम। ओके। तो एक आगे आगे 70 है ना सर? राइट्स ऑफ प्रोप्राइटर एज द रजिस्टर्ड ग्रांटी। जी, तो वो उसमें मतलब वही उसके सारे राइट्स होते हैं जो पेटेंट के होते हैं, है ना? हम्म। नहीं, इसमें रजिस्टर्ड ग्रांटी और पेटेंटी में क्या फर्क है सर? वही पेटेंटी और ग्रांटी सर, जिसके नाम सेम। पे ग्रांट हुई थी हम्म। वैसे ही राइट्स प्रोप्राइटर यानी पेटेंटी के पास भी होंगे। तो सर टू दोनों टू एक ही है असाइन टू ना? असाइन टू ग्रांट लाइसेंस टू नहीं, ये दोनों एक ट्रांसमिट। ही नहीं है सर, रजिस्टर्ड ग्रांटी और प्रोप्राइटर एक ही नहीं है। नहीं। पेटेंटी? कैसे? नहीं। कैसे सर? अर्चना मैम, हाँ सर। जवाब दो। ग्रांटी में ये नहीं आते हैं ना, इन्वेंटर वगैरह नहीं आते, प्रोपराइटर में वो आ सकते हैं। मुझे भी सर इतना उसमें डिफरेंस नहीं ये हो रहा है। मैडम भी पूछ ही रहे हैं सर। हाँ। मेरे हिसाब से आप या तो ये कह रहे हो रजिस्टर्ड ग्रांटी वो है जिनके नाम पे ग्रांट हो गया, चाहे वो हियरिंग के बाद ग्रांट हुआ, है ना, प्रोपराइटर। या चाहे वो जो है डिसीज्ड एप्लीकेंट था तो हुआ, तो उनकी पावर्स जो है वो ऐसा उसी की नहीं तरह है सर, होगी। नहीं नहीं हाँ? नहीं। नहीं। प्रोपराइटर मतलब किसी को दिया होगा लाइसेंस तो वो। नहीं नहीं, सुनो। जी। ग्रांटी वो होता है जिसको ग्रांट मिलती है। हम्म। जब ग्रांट के टाइम पे जिसको ग्रांट मिलती है वही ग्रांटी होता है, वही प्रोप्राइटर होता है। हाँ। और अब वो पेटेंटी भी तो वही गारंटी होगा। ने, प्रोपराइटर का मतलब पेटेंट ही होता है सर। फिर वही तो पूछ रहे हैं सर, ये दोनों चीजें तो एक ही हो गई ना? सेम ही है ना सर? अभी रुको तो। जी। ग्रांट के टाइम पर तो ग्रांटी और प्रोपराइटर सेम है। हाँ। हम्म। अब बाद में अगर उसने अपना पेटेंट किसी को सेल कर दिया तो तो वो वो क्या बन गया? प्रोपराइटर। वो प्रोपराइटर बन गया, लेकिन ठीक है। ग्रांटी वही रहा। हम्म। ग्रांटी वो होता है जिसको ग्रांट मिलती है, प्रोपराइटर वो होता है जिसके पास पेटेंट के राइट्स होते हैं। हम्म। ठीक है सर। अगर कल को उसने सेल कर दिया तो राइट्स ट्रांसफर हो गए, हम्म। लेकिन ग्रांट जिसको मिली थी ग्रांटी वही है आज भी। तो अब उसके बाद जो प्रोपराइटर बन गया है उसके पास वो सभी राइट्स होंगे जो ग्रांटी के पास थे, टू असाइन, टू ग्रांट लाइसेंस, टू शेयर द पेटेंट विद एनीवन एज यानी ही एक बार वांट्स। सेल कर दिया सर, तो क्या रजिस्टर्ड ग्रांटी के पास भी राइट्स रहेंगे अगर एक्सक्लूसिव ग्रांटी के लाइसेंस? एक सर, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस है। जी। एक्चुअली यहाँ पे प्रोपराइटर में ना एक चीज और आएगी, एक्सक्लूसिव लाइसेंसी। जी। और इस सेक्शन का ना जो ज्यादा रेलेवेंस है वो इस एक्ट के साथ ना होके पेट प्रॉपर्टी एक्ट के साथ जाएगा एक्चुअली में। हम्म। ये जो सेक्शन है ना, इसका जो मेन इफेक्ट है वो इस एक्ट के ऊपर नहीं है, वो है प्रॉपर्टी एक्ट के ऊपर। जब किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को इवेल्युएट किया जाता है ना, तब हम्म। उसमें पेटेंट को एज अ प्रॉपर्टी कैलकुलेट किया जाता है और वो मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में रहता है। जी। तो गिव इफेक्चुअल रिसिप्ट्स, लाइसेंस, असाइनमेंट, इसका मेन जो इफेक्ट आएगा ना इस सेक्शन का वो वहां पे आएगा।
अब देखिए, अगर सेक्शन को पढ़े तो लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेंट इन दिस एक्ट हम्म। रिलेटिंग टू को ओनरशिप ऑफ पेटेंट्स। जी। मतलब अगर एक से ज्यादा पेटेंट में को ओनरशिप है, subject also to any rights vested in any other person and subject also to any rights vested in any other person। अब यहां पे जो पेटेंटी है, जो को ओनर्स है, उनके राइट्स को ध्यान में रखते हुए, साथ में जिनका नाम विच नोटिस इज एंटर्ड इन द रजिस्टर, जिनके नाम नोटिस रजिस्टर में हो चुके हैं, उन सब के राइट्स को ध्यान में रखते हुए द पर्सन और पर्सन्स रजिस्टर्ड एज ग्रांटी और प्रोप्राइटर ऑफ पेटेंट शैल हैव पावर टू असाइन और ग्रांट लाइसेंसेस। मतलब देखिए, आपने किसी को लाइसेंस दिया, मान लो आप ग्रांटी हो, आपने किसी को अगर लाइसेंस दिया तो आपने उसको प्रोप्राइटर बनाया ना उसके अंदर, चाहे पार्ट पार्ट प्रोप्राइटर बनाया एक्सक्लूसिव लाइसेंस देके। हेलो। जी सर जी। तो उस लाइसेंसी के पास ये जो प्रोपराइटर आपने बनाया उसके पास भी वो राइट्स होंगे टू आगे फर्दर अपने राइट्स असाइन करना और लाइसेंस देना। अब समझ यही आई कह सर रहा मेरे को। हाँ, यही है। कहना चाह रहा, लाइसेंस ही होना चाहिए। लाइसेंसी भी हो सकता है। प्रोपराइटर का मतलब सर एक्चुअली ना, प्रोपराइटर लिमिटेड नहीं होता है। हम्म। प्रोपराइटर एक तरह से तो होता है कि वो अकेला चला रहा है, मतलब ये कैटेगरी है एक तरह से जी। जो बिजनेस को रन करती है ना। अब हम्म। वो प्रोपराइटर है तो वो किस तरह का प्रोपराइटर है, पार्ट प्रोपराइटर, फुल प्रोपराइटर, मतलब ये लाइसेंसी ही है यहाँ पर बेसिकली। जी। और ये पेटेंटी भी हो सकता है। हम्म। हाँ मतलब गारंटी भी हो सकता है, पेटेंटी भी हो सकता है। हाँ, अच्छा, प्रोपराइटर मेरा एक क्वेश्चन बेसिकली। है सर। मान लो मैंने लाइसेंस दे दिया, पेटेंटी मैं हूं, मैंने लाइसेंस दे दिया। लाइसेंस देने के बाद भी क्या मेरे पास राइट्स रहेंगे लाइसेंस फर्दर देने के किसी और को भी? बिल्कुल, आपने राइट्स थोड़ी अलग छोड़ दिए किसी को। जी। आपने लाइसेंस जब हम देते हैं ना तो हम ऐड करते हैं अपने साथ लोगों को, हम्म। है ना। और अगर हम जब असाइन करते हैं तब हम राइट्स को असाइन करते हैं। देखिए डिफरेंस समझिए। सही है जब सर। हम असाइनमेंट की बात कर रहे हैं ना तब हम अपने राइट्स को असाइन कर रहे हैं। हम्म। लेकिन जब हम लाइसेंस की बात कर रहे हैं तो हम अपने साथ साथ अपने राइट्स को एक्सटेंड कर रहे हैं टू अदर पर्संस विद वो सर्टेन कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, विद सर्टेन लिमिट्स। इसमें एक्सक्लूसिव नॉन एक्सक्लूसिव का भी कुछ आता है? नहीं नहीं, एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग की जो डेफिनेशन है उसी के हिसाब से वो फॉलो होगा। एक्सक्लूसिव में एक्स मतलब कोई और यूज नहीं करेगा, किसी और को नहीं दूंगा मैं, ये है क्या? टेरिटरी में हाँ होगा। बिल्कुल, बट उसकी टर्म्स एंड उसकी टेरिटरी के अंदर। हम्म। अब मैं एक्सक्लूसिव लाइसेंसी की भी टेरिटरी को डिफाइन कर सकता हूँ। एक्सक्लूसिव जी। लाइसेंसी पूरे इंडिया के लिए नहीं दिया जाता है। सही है सर। स्पेसिफिक इसके लिए। चलिए, 70 हो गया, आगे बढ़ते हैं। 71 रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर बाय हाई कोर्ट। इसमें क्या है सर? टू बी रिलीवेंस मैटर वगैरह रह गया हो तो वो रेक्टिफाई कर सकता है हाई कोर्ट। हाई कौन सा कोर्ट रजिस्टर, मैटर? रजिस्टर, पेटेंट रजिस्टर। पेटेंट रजिस्टर। Any ओके। absence or omission of entry, any entry made without sufficient cause, entry wrongly remaining, or any रॉन्गफुली defect in entry। कुछ एरर वगैरह हो एंट्री करते टाइम तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट से रेक्टिफाई हो जाता है। हाई कोर्ट के पास कोई जानी चाहिए ना, कोई रिक्वेस्ट जाएगी या अपने आप कैसे होगा? जिसको भी उससे प्रॉब्लम आ रही है, जिस पर्सन को, पर्सन एग्रीव्ड हम्म। विल फाइल पेटिशन इन द हाई कोर्ट। ओके। जी।
And after that, High Court will transfer the notice of these kind of applications directly to the controller about the rectification. जो भी हाई कोर्ट ऑर्डर पास करेंगे रेक्टिफिकेशन का, वो डायरेक्ट कंट्रोलर के पास जाएगा और कंट्रोलर उसको एग्जीक्यूट करेंगे रजिस्टर में। जी सर। 72 भाई, रजिस्टर टू बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन आफ्टर पब्लिकेशन। ये तो आपने बताया भी 800 रुपया लगेगा। नहीं नहीं, 800 रुपये नहीं, इसका नहीं है वो। नहीं सर्टिफाइड कॉपी। वो 800 था एडिशनल एड्रेस ऑफ सर्विस ऐड करने के लिए। जी, पर इसका भी 800 ही लगता है मेरे ख्याल से, इंस्पेक्शन का। हाँ, इसमें ये था कि ऑफिस आवर्स के समय आप रजिस्टर इंस्पेक्ट कर सकते हो, और उसमें इन राइटिंग देना पड़ता है, और फीस लगती है 800 रुपया। फिर 2400 रुपये। 2400 रुपया नहीं, इंस्पेक्शन एक्चुअली के सर लिए। इसमें इसमें जो 72 में फीस स्ट्रक्चर है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ अब सर, समझिएगा। 1000। हाँ, समझिए कैसा लगता है। अगर आपको कोई सर्टिफाइड कॉपी जी 1 हफ्ते के अंदर चाहिए, जी तो अप टू 30 पेजेस आपको देने पड़ते हैं 2400 रुपये। जी और 34 पेज से ऊपर जितने भी पेज होंगे उनका पर पेज का 30 रुपीज आपको ऐड करना पड़ेगा। 30 पेजेस से ऊपर। हाँ, यानी 31, 32 का 30-30 रुपये जोड़ता जाएगा उसमें। ओके, ये सर्टिफाइड कॉपी होंगी ना सर? हाँ, अगर अंडर एक्सपीरियंस 72। चाहिए तो। मैं सर अगर ये लिख दूंगा। एक्सपेडेट मतलब विद इन अ वीक चाहिए अगर आप। सर दोबारा बोल दो एक बार, मैं लिखना चाह रहा था। लिखिए सर, विद इन अ वीक अगर आपको कॉपी चाहिए। जी, देन रुपीज 2400, हाँ, अदरवाइज 1000 है ना? हाँ, अप टू 30 पेजेस, एंड रुपीज 30 पर पेज। पर पेज अबव 30। नहीं, पर पेज 30 ही है ना? हाँ जी, 30 एक्स्ट्रा। से प्लस पेजेस। अबव 30 जितने पेज होंगे पर पेज 30 रुपीज। दो दो 30 हो गए ना इसमें। हम्म। अगर और नोट कौन सा चाहिए? अर्जेंसी है तो 1000 रुपया। हाँ, तब कितनी अप देर टू में आता 30 है? पेज। अप टू 30 पेज 1000 है। जी, तब कितनी देर में आता है सर वैसे? अब सर वो 15 तो डेज। 15 डेज 21 डेज आ ही जाता है। 2 हफ्ते में जाता है। सही है सर। ये सर्टिफाइड कॉपीज के लिए है। हम्म। नहीं, एक इसमें ये भी लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर अंडर सेक्शन 72। हम्म। फिर इंस्पेक्ट करना है तो 320 रुपये। अब सर इनका नहीं लगता है, वो ऑनलाइन खुल जाता है ना रजिस्टर। जी। अब जरूरत नहीं पड़ती है इंस्पेक्शन करने के लिए पैसा देने की। ये ओमिटेड करना चाहिए। हम्म, अब सिर्फ सर्टिफाइड कॉपीज के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। सही है सर। और तो कुछ नहीं है इसमें सेक्शन में, हम्म। है सर? मैं वही देख रहा हूँ सर। इसमें एक चीज तो है जो मुझे खटक रही है। क्या चीज सर? इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी बोली हुई है रजिस्टर की। कहाँ पे? सर 72 सेक्शन में 3 में, if the record of particular is kept in computer floppy or diskettes or in any other electronic form, subsection 1 and 2 shall be deemed to have been compiled with if the public is given access to such computer floppies.
और प्रिंट आउट ऑफ सच रिकॉर्ड अच्छा ऑफ। मुझे एक चीज बताओ। हाँ जी हाँ सर, जो आप कह रहे हैं ना इसका आंसर है, अगर आप ऑफिस जाओगे ना इंस्पेक्शन करने के लिए, जी। तो वहां पे आप 320 रुपया दोगे। और अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन कंप्यूटर या फ्लॉपी हेलो। में सिक्योर्ड है, तो उसका हेलो। हाँ प्रिंट जी। आउट निकाल के मैंने आपको चला। देंगे इंस्पेक्शन करने के लिए। ओके। हम्म, उसका प्रिंट आउट निकाल के देंगे ना। हाँ उसमें वो तीन ये, सौ बीस रुपये लगेंगे। नहीं नहीं, वो सब सेक्शन 3 ये कहता है। ओके। अच्छा मुझे एक चीज बताओ अर्चना मैम, आप भी आंसर करना। हाँ सर। अगर मान लो मैंने इंडिया में एक एप्लीकेशन फाइल की है, हम्म। और मुझे वो पीसीटी मेरे को बाहर फाइल करनी है। हाँ। चलो मेरे 6 हफ्ते भी हो गए, मेरे को सिक्रेसी भी नहीं लगी, आई एम गुड टू गो फॉर आउटसाइड। हम्म। और बाहर जो मान लो मैंने यूएस में फाइल किया, उन्होंने बोला मुझे प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट ला कर दो। हाँ। अब वो प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मुझे कैसे रिक्वेस्ट फाइल करनी पड़ेगी? सर ये क्वेश्चन आपके लिए भी है और डार्क मैम के लिए। कोड सिस्टम से, मतलब यूएस का होगा तो डार्क कोड से मिल जाता है वो। किससे मिल जाता है? डार्क कोड दिए, डिजिटल अभी एक्सेस। अभी डास्कोड एप्लीकेबल नहीं हुआ है। ओके। सर मैं बताना चाहूंगा इसमें। हम्म, मेरे को प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाने के लिए अपने आईपी ऑफिस में रिक्वेस्ट हम्म। डालनी पड़ेगी। हाँ हाँ। कैसे डालेंगे? तो वो फॉर्म 30 से ही होगी। हाँ। और सर्टिफाइड कॉपी उसमें चाहिए। 1000 रुपीज जो है अप टू 30 पेजेस नहीं। फीस है। नहीं। लिखा तो यही है सर। अब देखो ये सेक्शन 72 की बात कर रहा है, अगर आपको रजिस्टर में से कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको ये प्राइस लगेगा। अभी आपका एप्लीकेशन फेज में है, वो रजिस्टर में एंटर ही नहीं हुआ। अच्छा, अगर रजिस्टर में एंटर हो गया है तब प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट बनाने के एंड ट्रांसमिशन ऑफ सेम टू द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वर्ल्ड नहीं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। मैं शेड्यूल खोला हुआ है सर। शेड्यूल कौन सा? पर फॉर्म भाई। एंड फीस वाला। शेड्यूल 1 ना? हाँ जी, हाँ जी। कौन सी नंबर एंट्री पढ़ रहे हो आप? 52। फॉर प्रिपरेशन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट एंड और फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द सेम टू द आईबी, ये पीसीटी के लिए है सर। तो अभी पीसीटी नहीं बात हो रही हमारी। पूछ रहे हो ना अभी सर आप? यही पूछा इसीलिए आपने। तो आपको भी प्रायोरिटी सही डॉक्यूमेंट। है। फिर मुझे ये बताओ, ये 44 नंबर एंट्री किस चीज के लिए रखी है इन्होंने? फॉर सर्टिफाइंग ऑफिस कॉपीज। हम्म। ये तो जो सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, ये तो उसकी है जिसको सर्टिफाइड ऑफिस कॉपी चाहिए, ऑफिस कॉपी कौन सी? जिस पे सील लगी होगी। तो ये सर्टिफाइड कॉपी कौन सी है जिसके हम 1000 रुपये 2400 दे रहे हैं 43 एंट्री में? यहाँ प्रिंटेड ईच है। फॉर सर्टिफाइड ऑफिस कॉपी प्रिंटेड ईच। और ईच कॉपी 800 रुपए की, क्या कहने का मतलब है। तो ये कौन सी कॉपीज है यहाँ पे, वही तो समझना चाह रहा हूँ मैं। चलो हम्म आपने ये बता दिया नीचे दे रखा है प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट का, तो चलो मुझे समझ में आया, मुझे लगा वही दे रखा है। अब हम्म। ये दे रखा है, चलो 1000 रुपये पर उसका, ठीक है। हाँ, ये सही है सर। आपकी बात भी सही है, लेकिन फिर वो किस चीज के लिए बोल रहा है, वो समझना पड़ेगा। हम्म। 147 एंड 133 तो। हम्म। प्रिंटिंग चार्जेस है क्या? नहीं, प्रिंटिंग चार्जेस तो ऊपर है ना। सर ये मुझे जो लगता है, बाकी पता नहीं, आप इसको देखना। जो सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन और फॉर सर्टिफिकेट अंडर फॉर सर्टिफाइड कॉपीज, हाँ ये मुझे लगता है डिजिटली मिलेंगी, जो 1000 रुपया फीस के हाँ। साथ मिलेगी। ये नहीं नहीं। प्रिंटेड चाहिए तो 800 रुपया पर कॉपी हार्ड लगभग अलग कॉपी से के लगेगा। लिए। हाँ। हार्ड कॉपी हो गई है। नहीं, वो सील वाला डिजिटल कैसे भेजेंगे ना? हार्ड कॉपी ही आती है, सर्टिफाइड कॉपी। नहीं, हाँ वही है ना। जो डिजिटल अभी तो भेज ही सकते हैं ना ऑनलाइन, थ्रू मेल। नहीं अगर नहीं, आप। सर्टिफाइड मतलब वो सील होता है उसके ऊपर पूरा सा रेड कलर का स्टैम्प टाइप। तो वो फिर ओके। उसका डिजिटल प्रिंट फोटो आउट नहीं लगा निकाल सकते। कर ही उसकी सील साइन की जाती है।
हाँ, और सही है उसको सर। रिबन भी रहता है रेड, मतलब वो प्रॉपर कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट रहता है। तो मुझे लगता है हार्ड कॉपी प्रोवाइड तभी करेंगे अगर आपको ऑफिस से हार्ड कॉपी चाहिए तो 800 रुपया प्रति कॉपी लगेगा। अदरवाइज तो डिजिटली साइन सुन करके दे देंगे। हो सकता है बंद कर दे दरवाजा। नहीं, सर्टिफाइड कॉपी जो है वो डिजिटल आ ही नहीं सकती, वो बता रही हूँ। मतलब जो मैंने सर्टिफाइड कॉपी देखी है ना, उसके ऊपर एक रेड कलर का स्टैंप रहता है और रिबन तो से अब वो इसके बांधा ऊपर ना हुआ कोई रूल लिखा है हम्म। ना कोई सेक्शन वही लिखा है, तो तो बात जाने भी है कैसे। सब्जी। सर वही तो प्रायोरिटी बात डॉक्यूमेंट के लिए तो है। 52 नंबर एंट्री ही है। वो तो मैं समझ गया सर, वो आपकी बात जी। सही है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। वो है तो फिर वही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ये किस चीज की एंट्री है, ये 800 में किस चीज का मांग है। अच्छा आप 53 नंबर एंट्री भी देखिए। देख ली सर, मैंने देख फॉर लिया। प्रेपरेशन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट एंड ई ट्रांसमिशन थ्रू वाइपोडास, देखो यहाँ पे भी ई ट्रांसमिशन की बात बोली है उसने। सर ये अगर ई, वाइपोडास जो है ना, ये नया जी सिस्टम आया है, जी। क्लास कोड है। जिसमें एक बार आप अपलोड कर दो, जितने पेटेंट ऑफिस है वहां से आपकी प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर लेते हैं। हम्म ये नया सिस्टम अभी बन रहा है एक्चुअली में, और ये पूरा डेवलप भी नहीं हुआ है। इसमें हम्म। सिर्फ 5 पेटेंट ऑफिस को रख के टेस्टिंग मोड में है ये भी। वो ओके। एक पर कोड दे देते हैं, तो हाँ वो कोड से पूरा डॉक्यूमेंट हम एक्सेस कर सकते हैं। वो आप कोड डालोगे देखिए तो कि जो ई ट्रांसमिशन कर रहे हैं उसमें कोई फीस नहीं है। हाँ। और है तो यहाँ ये भी पे सर्टिफाइड हजार। कॉपी। सर है बिल्कुल। तो ये भी सर्टिफाइड कॉपी। इसमें कोई हम्म। हार्ड कॉपी तो दी नहीं जा रही। ई हम्म। ट्रांसमिशन हो रही है तो कोई फीस नहीं है। उसी तरह हम्म। से उसमें जो है वो सर्टिफाइड कॉपी ही होगी, पर डिजिटली जब आएगी यानी ऑनलाइन आएगी तो फीस आपकी 2400 या 1000 लगेगी डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। और अगर आपको हार्ड कॉपी ऑफिस से चाहिए तो उसका 800 रुपये प्रति कॉपी लगेगा। अच्छा 800 × 30 करो सर, कितना बना। क्या? 24,000। 24,000 बन गया तो काफी बन गया। हम्म। नहीं नहीं, वो तो फिर वो पेजेस काउंट नहीं करेंगे, वो तो जो डॉक्यूमेंट होगा उसका एक बार 800 रुपये लेंगे, वो उसमें कितने भी पेज हो। हाँ ऑफिस कॉपीज है। हम्म। बिल्कुल आपको कितनी कॉपीज चाहिए अपने डॉक्यूमेंट की, यानी कि डुप्लीकेसी में चाहिए तो 30 कॉपी का एक बंडल, 30 कॉपी का एक बंडल, एक बंडल का 800 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा या तो फिर। क्यों सर। सच बताऊं सर, मैं कन्विंस हो नहीं पा रहा हूँ इस आंसर से, पता नहीं क्यों, मैं समझ नहीं पा रहा तो हूँ। ये नहीं प्रैक्टिकली जो कर रहा है ना, उससे ही मतलब करना पड़ेगा। नहीं देखो, नहीं ये वो जो एक प्रैक्टिकली। चीज समझो मैम, ये जो एंट्री है ना, ये अप्लाई तो सेक्शन 72 पर ही हो रही है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि इसके ऊपर सेक्शन। ऊपर ऊपर भी हाँ 72 भी है और नीचे भी 72 है। जी 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 जी। ठीक है। तो ये अप्लाई तो 72 पर ही हो रहा है, अब वो कैसे हो रहा है वो समझना पड़ेगा। सर वैसे ही हुआ जैसे मैं बता रहा हूँ, मुझे 110% जो है इसकी इंट्यूशन हम्म। हो रही है। देखो हम्म। परफेक्ट तो नहीं हूं मैं, बट ये हार्ड कॉपी के लिए ही बोल रहा है वो। हम्म। बाकी जयवीर से, आप जयवीर सर से डिस्कस कर लीजिएगा। सर आप क्या बता रहे हो? हार्ड कॉपी के लिए 800 रुपये बोल रहे हो? जी। एंड 1000 रुपीज? 1000 रुपीज तो सर मैम वो है ना जो आपको अगर सर्टिफिकेट्स चाहिए, सर्टिफिकेट कॉपी विदाउट एनी टाइमलाइन, वो 1 हफ्ते की वाली नहीं चाहिए आपको, अर्जेंसी नहीं है तो 1000 रुपीज लगता है। हाँ, और तो वो भी अगर हार्ड विद इन कॉपी वीक, आएगा ना? ना ना वो सॉफ्ट कॉपी आएगा। ओके। क्योंकि स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है प्रिंटेड ईच, जब प्रिंटेड ईच चाहिए तो फिर 800 आएगा। उसमें बंडल तो मैं बना के वो भी दे देंगे, यानी कि वो फीस तो लगेगी लगेगी 1000 और 800 एक्स्ट्रा लगेगा या तो। हाँ, उससे कुछ होगा? क्यों सर। नहीं नहीं। 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 चलिए सर फिर आप बताइएगा देख करके आगे बढ़ते हैं। अरे, ये उसके लिए है सर। जी। मान लो कोई
एप्लीकेशन जो है वो अभी रजिस्टर में एंटर नहीं हुई है, जी। वो कंट्रोलर के पास है। हम्म। उसकी अगर आपको कोई कॉपी चाहिए, सर्टिफाइड कॉपी प्रिंटेड, हम्म। ये उसके लिए लगेगा। यहाँ पे सेक्शन 147 आएगा, सेक्शन हाँ 72 नहीं आएगा। हाँ सर। 147 अगर आप पढ़ोगे ना, उसमें लिखा हुआ है ये चीज, a certificate purporting to be signed by a controller as to any entry, matter or thing which he is authorized by this act or any rules made thereunder to make or do shall be prima facie evidence of the entry having been made, of the contents thereof, and of the matter or thing have been done or omitted to be done। मतलब अगर कोई और डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसकी एंट्री भी रजिस्टर में हुई नहीं है, या तो वो होने वाली है, या वो होने वाली थी बट की नहीं गई। मान लो कोई पेटेंट एप्लीकेशन है जो अबेंडन हो गई, RFE जो रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन के स्टेज पे जाके, एग्जामिनेशन के स्टेज पे जाके कोई पेटेंट की एप्लीकेशन है जो अबेंडन हो गई, समझ पा रहे हैं सर? जी जी जी। उसकी एंट्री तो रजिस्टर में नहीं होगी ना फिर अब। हम्म। ऐसे किसी अगर डॉक्यूमेंट की आपको कॉपी चाहिए, प्रिंटेड कॉपी विद सर्टिफिकेशन, वो 800 रुपये लगेगा सर। सर जो अबंडन नहीं होगी उसकी कॉपी क्या करनी है? मतलब बिफोर पब्लिकेशन होगा तो 800, आफ्टर वो होगा तो 1000, ऐसे 1000। आफ्टर पब्लिकेशन क्यों? मतलब बाद पब्लिकेशन तो में हो गया चाहिए ना, होगा तो। हाँ। एंट्री रजिस्टर में नहीं हुई उसकी, बट वो डॉक्यूमेंट पेटेंट ऑफिस में है। हाँ तो उसकी उसके लिए कॉपी 8। अगर आपको चाहिए तो 800 रुपये देने पड़ेंगे। चलिए सर, अभी के लिए मान लेते हैं इसको, एक बार आप देख लीजिएगा और फिर से अगर पुष्टि कर दीजिएगा इसकी। मैं इसको सर और देखूंगा, आपका भी जो जी आंसर है ना उसको मैं ध्यान में रखूंगा। जी। बट आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट 100% कन्विंस कि ये ऑनलाइन कॉपी या फिजिकल कॉपी की बात नहीं, कर रहे आप ये बताएं सर, ये जो 1000 रुपया या 2400 रुपया है, इससे हमें कैसे मिलेंगी कॉपीज? हैं। सर अभी मुझे ऐसा लगता है ये आएगी हार्ड कॉपी। हार्ड हार्ड कॉपी। कॉपी है सर। ठीक है। चलिए सर, आप भी कंफर्म करिएगा, मैं भी किसी से पूछूंगा जो हाँ करता है ना बिल्कुल प्रैक्टिस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको जी कंफर्म करेंगे सर। अभी कोई कंक्लूजन पे नहीं है हम लोग, जी 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 जी। बट तो इसको उसकी कंक्लूड करेंगे। सर्टिफाइड कॉपी तो हार्ड ही आती है सर, जितना मुझे पता है। एग्जैक्टली मैम, हार्ड इसलिए आती है क्योंकि अगर सील रहता। अदरवाइज वो थप्पा मारने का पैसा ही नहीं लेगा आपसे। वही वही। हम्म। और अगर आपको, और सर्टिफाइड कॉपी हमेशा तभी ली जाती है जब वो आपको एज अ कहीं लीगल डॉक्यूमेंट यूज करनी है, हम्म। हाँ। और वहां पे आपको हार्ड कॉपी ही यूज कर सकते हो, आप सॉफ्ट कॉपी यूज ही नहीं कर सकते कहीं पर भी एज एविडेंस। हम्म। तो फिर आप अगर सॉफ्ट कॉपी में सर्टिफाइड कॉपी निकालोगे, उसका प्रिंट आउट अगर आप निकालोगे, तो वो सर्टिफिकेशन तो लॉस हो गया आपका वहां पे, वो वैलिड ही नहीं होगा। और वैलिड ही नहीं है प्रिंट आउट उसका। तो सर्टिफाइड कॉपी तो हार्ड कॉपी ही आएगी आपकी। कि ये सर इसीलिए प्रावधान दिया ना कि आपको सर्टिफिकेट सर्टिफाई करके दे दिया ऑनलाइन। अब आपको इसका अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो 800 रुपया भरो। कितनी कॉपीज चाहिए आपको? नहीं अब सर, वो समझो, ऑनलाइन दे जब ही हम नहीं सकते ना। मैं बताता हूँ आपको, जब हम सपोज डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेते हैं या वो डेथ सर्टिफिकेट लेते हैं कहीं से भी, तो उसका भी हम्म, यही सिस्टम रहता है कि आप ऑनलाइन वो दे देते हैं, बट अगर आपको उसकी हार्ड कॉपीज चाहिए तो उसका पैसा अलग लेते हैं, वो जो कि ओरिजिनल ओरिजिनल मानी पे रहता है मानी ना। जाती है। हाँ जी। हाँ वही वही ओरिजिनल पे रहता है ना वो हाँ, उनके। वो ओरिजिनल पे रहता है तो फिर उसके पैसे लग लेते हैं वो। मतलब मैं, ये वो ऑफिसेज होते हैं जो डेट ऑफ बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं। समझ गया मैं आपकी वो बात। ऑनलाइन। जी। अब तो तो ये उससे, ऑनलाइन आ जाता है सब कुछ। हाँ, उससे कोरिलेट करके देख लो सर, ऑनलाइन जरूर आ जाता है। वो बार कोड भी आ जाता है ना स्कैन करके, बट वहां से भी कुछ इस तरह से जो है हार्ड कॉपीज में मिलता है। मिलता है, मैंने लिया हुआ। जी जी।
वो बर्थ जितनी कॉपीज सर्टिफिकेट। आपको चाहिए, हाँ जितनी हाँ कॉपीज चाहिए उन पे सील साइन लगा के हाँ जी, हाँ जी, वो फिर वो आपको देते हैं। देते हैं। तो वो हार्ड कॉपी होगी, वो उसका पैसा ले लिया उन्होंने। इसी तरह से मुझे लगता है यहाँ पे भी हो सकता है। हो सकता है सर, जी हो सकता है, जो आप कह रहे हो वो सही है, मतलब मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है। बट एक जी बार इसको वेरीफाई करेंगे सर कि ये क्या है। जी जी जी। हाँ सर, आगे करना है या बस करें अभी? 9:30 फिर 72 चलाते हो गया सर। हैं जी। और 72, 73, ऑफिसेस 81 तक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8:30 तक कर लेते हैं सर, क्योंकि 9:30 फिर बैठना है। हाँ जी हाँ जी। जितने हो ज्यादा जाए, नहीं है सर, ना? 10 मिनट ही लगेगा ज्यादा से ज्यादा। हाँ नहीं, जितने हो जाए कोई दिक्कत नहीं। या 76 तक कर लेते हैं, 73, 74, 75, 76। जी, 73 तक कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स है सर। मतलब जिसमें कि कंट्रोलर जो है ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकता है जितने मर्जी चाहे। और कोई ऐसा केस अगर चल रहा है, कंट्रोलर जिससे संतुष्ट नहीं है, तो ऑफिसर को वो जो है रिलीव भी कर सकता है। और उस पर्टिकुलर केस में वो या तो उसको शुरू से शुरू करेगा डिनोवो, या फिर वो हो सकता है कि वहीं से शुरू करे जहां पे उस कंट्रोलर ने, ऑफिसर ने छोड़ा होगा। डिनो। है ना? डिनोवो का मतलब वही है ना कि शुरुआत से शुरू करेगा। 74। जी। 74 क्या था? पेटेंट ऑफिस एंड इट्स ब्रांचेस। तो पेटेंट ऑफिस एंड इट्स ब्रांचेस जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है। हाल ही में हमारी 4 है अभी। और वो दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे और चेन्नई। कुछ और तो नहीं है सर? नहीं सर। तो वो 75। स्पेसिफिक है ना। हाँ, हाँ जी। और 75 है जी। अच्छा मैम कुछ कहा। वो स्पेसिफिक है ना, दिल्ली का कॉपीराइट के लिए, कोलकाता का पेटेंट वो डिजाइन हाँ, के हर लिए। आईपी के लिए एक ऑफिस को हेड ऑफिस बनाया गया है। वो हम्म। याद करना ठीक है, उसका भी इतनी जरूरत नहीं है। पेटेंट का मेरे ख्याल अपना से कोलकाता है। कोलकाता डिजाइन के लिए है, पेटेंट के लिए पेटेंट के लिए भी दिल्ली है। वही है। पेटेंट के लिए भी कोलकाता है सर। जी, दिल्ली भी तो है सर पेटेंट के लिए। नहीं, दिल्ली जो है वो जीआई के लिए कॉपीराइट है। के लिए। नहीं कॉपीराइट के जीआई। सर, लिए है। दिल्ली कॉपीराइट के लिए है, कॉप चेन्नई जीआई के लिए। जीआई के लिए है, मुंबई ओके। ट्रेडमार्क के लिए है। अच्छा, ये लिखवा दो सर, ये तो बड़ी अच्छी चीज आपने बताई। दिल्ली फॉर जीआई, नहीं, कॉपीराइट। कॉपीराइट। ये और डीसी, केपीडी, एमटी एंड सीजीआई, ऐसे मैंने याद रखा है। सर कोलकाता एक इज फॉर इमेज भेजी डिजाइन। है मैंने, उसको आप पढ़ सकते हैं, याद हो जाएगा। ठीक है। हम्म। मुंबई, कोलकाता। मुंबई फॉर ट्रेडमार्क है सर। हम्म। और चेन्नई फॉर। जीआई। जीआई। ओके, ठीक है सर। कुछ और तो नहीं बताना सर इसमें? डिजाइन भी कोलकाता है। हाँ जी, हाँ जी। बस। कोलकाता पेटेंट भी है। हाँ और पेटेंट और कहाँ है सर? सर, है कोलकाता में। है तो सारे ऑफिस में, ये जी। हेड ऑफिस है उनके। ओके, पेटेंट और डिजाइन का हेड ऑफिस कोलकाता में है, हम्म। और कहीं नहीं है हेड ऑफिस? ये हेड ऑफिस है सिर्फ, बाकी एप्लीकेशन कहीं भी जा सकती है। वो तो मैं समझ गया सर। ठीक है सर। मुंबई है ट्रेडमार्क का, चेन्नई है जीआई का, दिल्ली है कॉपीराइट और सेमीकंडक्टर्स का। ओके। ऐसा और इसलिए लिया। और वो जो है प्लांट वैरायटी, वो और आईपी में नहीं आता है सर। प्लांट वैरायटी आईपी में नहीं आता। इंटेलेक्चुअल नहीं प्रॉपर्टी बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं। फार्मर एक्ट। वो राइट्स है सर, अलग से एक्ट है वो, प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट। एक ट्रेड सीक्रेट आता है। वो ट्रेड सीक्रेट, उस अपने यहाँ ट्रेड सीक्रेट का राइट ही नहीं है सर, रजिस्टर ही नहीं होता। ट्रेडमार्क। अच्छा। ट्रेड सीक्रेट को एंटरटेन ही नहीं करते यहाँ पे, ओके ओके। उस पर कोई लॉ ही नहीं है। जी। 74, 75, 75 कीजिए। ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज नॉट टू फर्निश इंफॉर्मेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ कंट्रोलर, सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑर्डर बाय कोर्ट। इन राइटिंग।
इन राइटिंग, यस। और कुछ इसमें? ये आपने 76 बताया सर। 75 कि कोई भी 74। हाँ जी। पेटेंट ऑफिस का एम्प्लॉय किसी भी तरह का पेटेंट में राइट्स नहीं रख सकता, पार्ट नहीं ले। एक्सेप्ट जी। एक्सेप्ट इनहेरिटेंस और बिक्विस्ट। या तो अनटिल अनलेस उसको इनहेरिटेंस में ना मिला हो। या बिक्विस्ट। इनहेरिटेंस हो गया विरासत। हेलो। 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 हाँ जी सर, आवाज आ रही? हाँ जी। मैंने कहा अनटिल अनलेस उसको इनहेरिटेंस में ना मिला हो तो। और बिक्विस्ट वो क्या होता है सर? वसीयत। अच्छा। अच्छा, इनहेरिटेंस और बीक्विस्ट में क्या फर्क हुआ फिर? इनहेरिटेंस हो गया विरासत। हेलो। विरासत तो मिलती है आपको आपके पिताजी से, आपकी फैमिली की। बीक्विस्ट। इनहेरिटेंस। अच्छा। लेकिन वसीयत के तौर पे कोई भी आपको देके जा सकता है ना, आपका भाई बंधु दोस्त यार आस पड़ोस। ओके। कोई ठीक है अपनी सर। मर्जी से आपको लीगल राइट रिप्रेजेंटेटिव बनाए और विरासत में वसीयत में देके गया है। वो तो हो ठीक है। गया बीक्वेस्ट। इनहेरिटेंस मतलब वो आपको मिलनी ही थी, वो आप ही की धरोहर है, जो आपके फोर फादर्स की प्रॉपर्टीज है। सही है सर। हम्म। वो भी 20 साल तक ही मिलेगी। हाँ वो तो जब तक पेटेंट के राइट्स एग्जिस्ट करेंगे तब तक ही रहेगा बस। जी। हम्म। बस हो गया सर, 76 तक हो गया। 77 से कल आगे कंटिन्यू कर लेंगे। पावर ऑफ कंट्रोलर एज सिविल कोर्ट। ठीक है सर। सर ये लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सही है सर, मैंने कर ली वैसे। मैं बस पहले रिवाइज करके बैठा था आपसे। मतलब लिख के नहीं करी, वैसे पढ़ा है, लिख लेता हूँ। लिख के कीजिएगा सर, थोड़ा सा वो आपको सपोर्ट रहेगा, वो फिर याद करने में आपको आसानी रहेगी। जी 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 जी, मुझे पता है सर, मैं लिख रहा हूँ वैसे। मैं शुरुआत से लिख रहा हूँ, 20 तक लिख लिया है मैंने तो। हम्म। करता जा रहा हूँ, समय थोड़ा कम लगता है मेरे को, और कोई चक्कर नहीं। जी। ओके सर। सर क्लेम्स का आगे का हुआ था। लेंस का क्या? वो क्लेम ड्राफ्टिंग कर रहे थे ना बीच में रिवीजन के टाइम। मैम एक्चुअली क्या है ये टाइम, एक मिनट। ओके।